लकड़ी की ऑटो। सिंहपुरी नाम के एक गांव में धर्म और करम करके दो दोस्त रहते थे। वह दोनों ऑटो चलाते थे। धर्म एक अच्छी और ईमानदार आदमी था, लेकिन करम हर वक्त पीता था और बहुत ही लालची और खड़ूस आदमी था। एक दिन जब करम ऑटो स्टैंड पे था, तभी धर्म ऑटो में आता है। धर्म उतरकर वहीं पर बैठे हुए एक बूढ़े आदमी को खाना और पानी देता है। तभी करम ऐसा बोलता है, अरे भाई धर्म, तुम पागल तो नहीं हो? तुम रोज आकर इस बुढ़े आदमी को खाना और पानी देते हो, इससे क्या फायदा है? देखो करम, हम तंदुरुस्त हैं, काम कर सकते हैं, लेकिन ये बुढ़ा आदमी क्या काम करेगा? और उसको खाना तो पड़ेगा ना। दूसरों को मदद करने में आनंद ही कुछ और है। तभी वहां पर दो लड़कियां आते हैं और ऐसा बोलते हैं, धर्म भैया, हमें एमजी रोड जाना है, चलोगे क्या? हमें इस करम के ऑटो में नहीं बैठना है। ये सारा दिन पीता रहता है और लड़कियों से इसका बर्ताव भी अच्छा नहीं है। तभी करम ने ऐसा बोला, ठीक है मैडम, उसके ऑटो में ही चले जाओ ना। उसके ऑटो क्या सोने से बना है क्या? बड़े आए एमजी रोड जाने वाले। रोज रोज इस धर्म की पॉपुलैरिटी इस गांव में बढ़ती जा रही है, मुझे कुछ करना होगा। जब धर्म वापस आता है, करम उसको पानी लाने के लिए बोलता है। जैसे ही धर्म पानी के लिए जाता है, करम उसके ऑटो पर दारू डालकर मैचिस जलाकर ऑटो जला देता है। धर्म लौट के देखा तो पूरा ऑटो जलकर राख हो जाती है। अरे मेरी ऑटो, मेरा पूरा परिवार इसी ऑटो पर आधारित है, अब मैं कैसे जीऊंगा? तभी ऑटो स्टैंड में बैठे हुए बुढ़ा आदमी ने यह सब देखकर ऐसा बोलता है, बेटा तुम उदास मत हो, मैं बुढ़ा आदमी नहीं हूं बालक, बल्कि एक स्वामी जी हूं। तुम मुझे रोज खाना देकर मुझे बचाया है। ये लो थोड़े लकड़ियां, इसको तुम्हारे जले हुए ऑटो पर रखना और देखना तुम्हारी सारी दुख दूर हो जाएंगे। जैसे ही धर्म ने उन लकड़ियों को लेकर जले हुए ऑटो पर रखा, उसका पूरा ऑटो लकड़ी की ऑटो में बदल जाता है। बेटा, ये ऑटो अभी पानी में भी चल सकता है और इसको कोई भी जला नहीं सकता। इसे चलाकर खुशी से रहना बेटा। धर्म खुशी खुशी से ऑटो चलाने लगा। ऑटो में चढ़ने वाले सभी उसकी तारीफ करते थे। धर्म उसे तालाब में और नदी में भी चलाता था और सबको आनंद करता था। ये बात करम से देखी नहीं गई। उसी दिन रात को करम धर्म के घर जाता है और ऑटो को देखता है। फिर वह पेट्रोल निकालकर उस लकड़ी के ऑटो पर डालता है। जैसे ही उसने माचिस जलाकर डालता है, ऑटो को कुछ नहीं होता, लेकिन करम जलने लगता है। अरे मुझे बचाओ, मैं जल रहा हूँ, कोई मुझे बचाओ। धर्म दौड़ता हुआ आता है और जलते हुए करम को देख स्वामी जी को प्रार्थना करता है। कुछ ही देर में सारी आग बुझ जाती है। तभी करम शर्मिंदा होकर धर्म से माफी भी मांगता है। तब से दोनों अच्छे दोस्त के जैसे रहने लगे। बांस चिकन बिरयानी वाला। वसीम और जमाल दो दोस्त थे। वह दोनों एक ही गांव के रहने वाले थे। एक ही साथ जंगल में बांस काटने के लिए जाते थे और रोज बांस लाकर बाजार में बेच दिया करते थे। वसीम भाई, आज हम दोनों जंगल के दूसरी तरफ नदी के उस पार जाएंगे। सुना है उधर बहुत बड़ी और लंबा बांस मिलता है। अच्छा जमाल, हम जा सकते हैं, लेकिन अगर नदी में बहाव ज्यादा हो गया तो हम वापस नहीं आ सकेंगे। अरे वसीम भाई, उससे पहले ही हम आ जाएंगे ना। चलो चलो, जल्दी चलो। ऐसा सोचकर दोनों दोस्त नदी पार करके जंगल के उस पार चले जाते हैं। दोनों मिलकर ढेर सारे बांस काटते हैं। बड़े बड़े लंबे बांस के पेड़ थे, इसीलिए सारे बांस इकट्ठा कर लेते हैं। लेकिन कुछ ही देर में बारिश होने लगी और धीरे धीरे से नदी में पानी का बहाव बढ़ने लगा। जब जमाल और वसीम गांव जाने के लिए नदी के पास आए, भाई जमाल, अब देखो क्या हुआ, नदी में पानी बढ़ गया है। अब हम उस पार नहीं जा सकेंगे। हाँ भाई, हम एक काम करेंगे, बारिश रुकने तक यहीं पर रुकेंगे। लेकिन उस रात को बारिश रुकने की नाम ही नहीं लिया। दोनों एक पेड़ के नीचे जंगल में ही सो गए। जब दोनों सुबह उठे, नदी में पानी कम हो चुकी थी। जब दोनों गांव वापस आए तो ये देखकर चौंक जाते हैं कि
उन दोनों का घर बारिश की वजह से टूट जाते हैं। अरे वसीम भाई, ये क्या हो गया? अब हमारे पास घर भी नहीं है और खाना पकाने के लिए सामान भी नहीं है। आज से हम क्या खाएंगे? तुम घबराओ मत जमाल, हमारे पास बांस है ना, हम उसी से काम चला लेंगे। जब दोनों बांस बेचने के लिए मार्केट गए, वहाँ पर भी तूफान और बारिश की वजह से सारे दुकान बंद थे। उन दोनों को क्या करना था समझ में नहीं आया। तभी वसीम ऐसा बोला, जमाल हम एक काम करेंगे, हम इस बांस में बांस की बिरयानी बनाएंगे। घर में जो कुछ भी बचे चावल और सामान है ना, हम उसी से बिरयानी बनाकर खाएंगे। चलो। आइडिया आते ही जमाल और वसीम बांस की बिरयानी बनाने में लग जाते हैं। बांस में चावल, चिकन, मसाले डालकर आग पे सेकने लगे। कुछ देर के बाद जब बांस पूरी तरह जल गई, तब वसीम और जमाल बांस में से बिरयानी निकालकर खाते हैं। अरे वाह वसीम, बिरयानी तो स्वादिष्ट है, लाजवाब है। जमाल, मैंने बिरयानी बनाना मेरे दादा से सीखा है। वसीम भाई, वैसे भी बारिश की वजह से हम बांस बेच तो नहीं सकते, क्यों ना हम बांस का बिरयानी बनाकर बाजार में बेचें? ऐसा सोचे और तुरंत बाजार में एक बांस की बिरयानी बनाने वाली ठेले को खोलते हैं। उनका स्वादिष्ट बिरयानी बहुत फेमस हो जाती है। वहाँ पर खाने के लिए दूर दूर से लोग आने लगे। अरे वाह भाई, आपका बांस की बिरयानी का तो जवाब ही नहीं है। कुछ ही महीनों में वसीम और जमाल मार्केट में अपना एक होटल भी खोलते हैं और खूब पैसे कमाने लगे। साइकिल जूस वाला। राम कुमार गांव से शहर अपनी पत्नी के साथ काम की तलाश में आता है। वो बहुत मेहनती था, इसलिए उसे एक जूस फैक्ट्री में काम मिल जाता है। राम कुमार बड़ी मेहनत और लगन से जूस फैक्ट्री में काम करने लगता है। जूस फैक्ट्री का मालिक बहुत अच्छा था। वो राम कुमार और उसकी मेहनत की हमेशा दाद दिया करता था। भाई राम कुमार, एक काम करो, ये पैसे जाके बैंक में जमा कराया ना, और उसके बाद आकर के ये जूस वाली मशीन भी देख लेना, ठीक है? जी सेठ जी, मैं सब देख लूँगा, आप फिक्र ना करें। धीरे धीरे राम कुमार फैक्ट्री का सारा काम समझ जाता है और वो अच्छा जूस बनाना भी सीख लेता है। देखो जी, आप इस तरह से पैदल जाते हो, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। इस बार तनख्वाह आने पर आप एक छोटी सी साइकिल क्यों नहीं ले लेते? एक दिन तनख्वाह मिलने पर राम कुमार की पत्नी ने राम कुमार से कहा, अच्छा, तो तनख्वाह मिल गई तो इस बार तो साइकिल ले ही लो। हाँ हाँ ठीक है सरला, मैं साइकिल ले लूँगा। और राम कुमार एक नई साइकिल लेकर आ जाता है और अब वो उसी साइकिल से घर से फैक्ट्री जाने लगता है। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक एक दुर्घटना में फैक्ट्री मालिक की मौत हो जाती है। सभी लोग बड़े दुखी होते हैं, लेकिन सबको असली दुख तो तब होता है जब फैक्ट्री मालिक का बेटा फैक्ट्री बंद करने की बात कहता है। देखो दोस्तों, आप लोगों ने पिताजी का बहुत साथ दिया और काफ़ी अच्छा काम भी किया है, लेकिन ये जूस की फैक्ट्री अब मैं बंद कर रहा हूँ क्योंकि मैं सब कुछ बेचकर विदेश जा रहा हूँ। आप लोगों के जितने पैसे बनते हैं उससे ज़्यादा पैसा देकर मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। और इस तरह वो सभी लोगों को जितने पैसे बनते हैं उतने देकर फैक्ट्री बंद कर देता है। राम कुमार बड़े दुखी मन से घर वापस आता है। उसे दुखी देखकर उसकी पत्नी पूछती है, अरे क्या हुआ, आज आप जल्दी घर आ गए? बहुत परेशान नजर आते हो, बात क्या है? राम कुमार उसे सारी बात बताता है। राम कुमार की बात सुनकर उसकी पत्नी उससे कहती है, आप परेशान क्यों होते हैं? हमारे पास साइकिल है ना, और जूस भी आप कितना अच्छा बना लेते हैं। एक मशीन खरीद लेते हैं, उसे साइकिल पर लगाकर गली गली जाकर जूस बेचना। गर्मी का मौसम है, हर कोई खरीदेगा। मुझे पूरा विश्वास है सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप कोशिश तो करिए। राम कुमार वैसा ही करता है। वो अपनी साइकिल पर एक जूस बनाने की मशीन लगा लेता है और गली गली घर घर गांव गांव जाकर जूस बेचने लगता है। उसके बनाए जूस की सभी लोग तारीफ करते हैं। उसका काम चल निकलता है। वो साइकिल से एक दुकान और दुकान से जूस की एक फैक्ट्री बना लेता है और अपने सभी साथी कर्मचारियों को अपने साथ काम में रख लेता है। सभी लोग उसकी तारीफ करते हैं। अरे राम कुमार भैया, तुमने तो हम लोगों को एक नई जिंदगी दे दी है। साइकिल पे जूस बेच बेच कर ये फैक्ट्री खड़ी कर ली है।
तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। हम तुम्हारी मेहनत के आगे नतमस्तक हैं। अरे नहीं किशोर भैया, ये सब तो आप लोगों का साथ और आप लोगों के आशीर्वाद की वजह से है। मैं तो अपनी साइकिल का धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिसने मेरी गरीबी में मेरी मदद की और मुझे एक साइकिल जूस वाले से एक जूस फैक्ट्री का मालिक बना दिया। देखा, मैंने कहा था ना, हमें सफलता जरूर मिलेगी। गरीब भेलपुरी वाली की सफलता। रामचरण एक गरीब भेलपुरी वाला था। वो गांव में अपनी बीवी कमला और अपने 2 बच्चों के साथ रहता था और सुबह सुबह एक टोकरे में वो सारा सामान लेकर गली गली गांव-गांव भेलपुरी बेचा करता था और शाम को जो भी आमदन होती अपनी पत्नी कमला को दिया करता था। अरे कमला, कहाँ हो भाई? आ जाओ बाहर, मैं आ गया हूँ। लो पकड़ो आज की कमाई, और हाँ, जल्दी से कुछ खाने को दो, मैं थक चुका हूँ। आती हूँ। आप हाथ पैर धो लीजिए, मैं अभी खाना लगाती हूँ। कमला अपने पति के सिर से टोकरा उतारती है और रामचरण द्वारा दिए गए पैसे लेकर घर के अंदर चली जाती है। रामचरण हाथ पैर धो के आता है तो कमला उसे गरम गरम खाना खिलाती है। दोनों बच्चे स्कूल जाते थे। रामचरण काम पे चला जाता था और कमला घर संभालती थी। काम से वापस आ रहा था तभी एक ट्रक ने उसे टक्कर मार दी, जिसमें रामचरण की मौत हो गई। हे भगवान, ये तूने क्या किया? ये मुझे किन बुरे कर्मों की सजा मिली है? अब मैं क्या करूंगी? अपने बच्चों को कैसे अकेले पालूंगी भगवान? अभी कमला ये सब सोच ही रही थी तभी पड़ोस में रहने वाली श्यामा चाची उससे मिलने आती है और वो कमला से कहती है, रोना बंद कर, अब जो होना था सो तो हो गया। अब उठकर अपने बच्चों की फिक्र कर। चाची, मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कमला की बात सुनकर श्यामा चाची उससे कहती है, अगर तू बुरा ना माने तो एक बात कहूं? हाँ चाची, कहो ना। मेरी चाय की टपरी के पास में जगह खाली है, वहाँ पर तू अपनी भेलपुरी लगा ले, 4 पैसे ही कमाएगी बेटा। कमला श्यामा चाची की बात मान लेती है और अगले ही दिन श्यामा चाची की दुकान के साथ भेलपुरी बनाने का एक ठेला लगा लेती है। अपने पति की तरह कमला भी बहुत अच्छी भेलपुरी बनाती है। उसकी भेलपुरी स्वादिष्ट होने के कारण उसका काम चल निकलता है। अब दूर दूर से लोग उसकी भेलपुरी खाने आने लगते हैं। कमला ने अपने ठेले का नाम रामचरण भेलपुरी का ठेला रखा था। धीरे धीरे कमला का काम इतना बढ़ गया था कि उसे एक भेलपुरी बनाने की फैक्ट्री खोलनी पड़ी और उसने कई कारीगरों को उसमें काम भी दिया। अब कमला लोगों को दुकान में भेलपुरी के अलावा पैकेट में भेलपुरी बनाकर भी बेचने लगी, जिससे कि उसके भेलपुरी की दूर दूर सप्लाई होने लगी और कमला की बनाई भेलपुरी रामचरण भेलपुरी के नाम से कई शहरों में बिकने लगी और कमला के बच्चे एक अच्छे स्कूल में पढ़ने लगे। कमला इतनी कामयाब होने के बाद भी श्यामा चाची को नहीं भूली थी। एक दिन श्यामा चाची जब कमला से मिलने आई तो कमला ने श्यामा चाची से कहा, श्यामा चाची, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे बुरे वक्त में अगर आप मुझे सही सलाह न देती तो आज मेरा ये हाल ना होता। मुझे आपके आशीर्वाद की और आपकी सलाह की उस समय बहुत ज़रूरत थी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद चाची। कमला की बात सुनकर श्यामा चाची की आंखें भर आई और उन्होंने कमला को गले से लगा लिया। सुंदरनगर में राम और श्याम नामक 2 भाई अपनी माँ के साथ रहा करते थे। उन दोनों का कचौरी का कारोबार था। राम बहुत अच्छी कचौरी बनाया करता था और श्याम बहुत अच्छी सब्जी। राम ने घर में ही कचौरी बनाने की एक मशीन लगाई हुई थी। वो उसमें बड़ी खस्ता कचौरियाँ बनाता और श्याम बाजार में अपनी दुकान में सब्जी के साथ उन्हें बेचा करता था। दोनों का कारोबार बहुत अच्छा चल रहा था। वे अपनी माँ के साथ बहुत खुश थे। राम की शादी हो जाने के बाद उनकी खुशियाँ और भी बढ़ जाती हैं। नई बहू के घर आने पर उनकी माँ राम से कहती है, बेटा, मैं तो चाहती हूँ कि अब बूढ़ी हो चुकी हूँ मैं, तुम और तुम्हारी पत्नी कारोबार संभालो और शाम को भी संभालो। ये सुनकर राम की पत्नी कहती है, क्यों नहीं माताजी? कुछ दिन तो सब कुछ ठीक चलता है, लेकिन इतना कारोबार देखकर राम की पत्नी के मन में लालच आ जाता है। वो एक दिन राम से कहती है, अजी सुनते हो, सारा दिन कचौरियाँ बनाते हो आप
और ये श्याम सिर्फ दुकान पर खड़ा होकर सारा मुनाफा ले लेता है। नहीं विमला, ऐसा नहीं है। मुझे मेरे भाई और माँ पर पूरा भरोसा है। मैं सब समझती हूँ, माता जी भी इसी का साथ देती हैं। मैं तो कहती हूँ हमें अपना कचौरियों का काम अलग शुरू कर देना चाहिए, नहीं तो इनके गुलाम बनकर ही रह जाएंगे। अपनी पत्नी के बार बार कहने पर राम के मन में भी लालच आ जाता है और वो एक दिन अपनी माँ से कहता है, माँ बस बहुत हुआ, अब मैं खुद बाजार में कचौरी बेचा करूँगा। अरे अरे बेटा, ये तू कैसी बातें कर रहा है? माँ मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। मैं आज से श्याम को कचौरी नहीं दूंगा। अगर उसे बेचनी है तो खुद कचौरियाँ बनाकर बेचे। अपने भाई और माँ की बात सुनकर श्याम कहता है, भैया अगर तुम ऐसा चाहते हो तो कोई बात नहीं, आप खुद कचौरियाँ बेचो। ये लीजिए दुकान की चाबी। माँ चलो हम कुछ और काम देख लेंगे। चलो श्याम, हमें ही यहाँ से जाना चाहिए, चलो चलते हैं। ऐसा कहकर श्याम और उसकी माँ उनके दूसरे घर में रहने लगते हैं और राम और उसकी पत्नी दुकान में कचौरियाँ बेचने लगते हैं। और इधर माँ श्याम से कहती है, बेटा ये मैंने कुछ पैसे जमा किए थे, बाजार से जाकर एक ठेला खरीद के ले आ, और हाँ कुछ कचौरियों को बनाने का सामान भी ले आ। हम एक बार फिर से शुरुआत करते। जी माताजी। श्याम ऐसा ही करता है। उसकी माँ कचौरियाँ बनाती है और श्याम सब्जी, और वो दोनों बाजार में कचौरियाँ बेचने लगते हैं। राम कचौरी बनाना तो जानता था, लेकिन वो ये भूल गया कि उसको सब्जी बनानी नहीं आती। घटिया सब्जी के साथ कचौरी बेचने के कारण उनके दुकान की बिक्री कम हो गई और इधर श्याम और उसकी माँ के हाथ की बनाई कचौरी और सब्जी धड़ाधड़ बिकने लगी। अब सभी लोग राम की दुकान से नहीं, श्याम की दुकान से कचौरियाँ खाने लगे। ये देखकर राम को अपनी गलती का एहसास हुआ। राम अपनी पत्नी को लेकर अपनी माँ के पास जाता है और उससे माफ़ी मांगता है, माँ मुझे माफ़ कर दो, भाई श्याम घर वापस चलो। माता जी मुझे माफ कर दीजिए। राम की माँ उसे माफ़ कर देती है। श्याम और माँ दोनों वापस घर आ जाते हैं और फिर से पहले की तरह काम करने लगते हैं और वो सभी फिर से खुशहाली से रहने लगते हैं। कुत्तों का ट्रक। चंपक कुत्तों को पकड़ने वाला ट्रक चलाता था। उसका ट्रक सरकार ने उसे इस काम को करने के लिए दिया था। महीने में 2 बार उसे करीब 50 कुत्ते पकड़कर इंजेक्शन लगवाने के लिए दफ्तर ले जाने होते थे। चंपक कुत्ते पकड़ने में माहिर था और वो आसानी से खतरनाक और खूंखार कुत्ते पकड़ लेता था। इसलिए दफ्तर में सब लोग उसकी बात मानते थे। एक दिन उसके ऑफिसर ने उससे कहा, अरे चंपक, शहर के पास बेलापुर नाम का एक छोटा सा कस्बा है। उस कस्बे से कुत्तों के काटने की बहुत शिकायतें आ रही है। तुम वहां चले जाओ और कुत्ते पकड़ कर ले आओ। अरे साहब, इतनी दूर? अगर कई दिन लग गए पकड़ने में तो मुझे कुछ दिन वहीं रहना होगा। इसका खर्चा कौन उठाएगा? अरे तुम्हें इसके पैसे मिल जाएंगे, पर पहले कुत्ते तो पकड़ कर लाओ। चंपक बेलापुर चला गया। अरे ये बेलापुर तो बहुत सुंदर जगह है, यहाँ कुछ दिन तो रहूँगा ही रहूँगा। चंपक ने वहाँ रहना शुरू किया, पर वहाँ उसने एक भी कुत्ता नहीं पकड़ा। एक दिन वहाँ का सरपंच चंपक के पास आया। अरे भाई चंपक, तुम्हें यहाँ आए कई दिन हो गए हैं, तुमने एक भी कुत्ता नहीं पकड़ा। तुम जानते हो ना कि तुम्हारे अफसर का मुझे फ़ोन आया है, मुझे उन्हें सच्चाई बतानी ही होगी। अरे जल्दी क्या है सरपंच जी, अब मैं आ गया हूँ ना, आप लोग चिंता ना करें, मैं सभी कुत्ते पकड़कर ले जाऊँगा। अरे बेटा, सभी लोगों को परेशानी हो रही है, ये कुत्ते आए दिन किसी न किसी को काट लेते हैं। अच्छा, पकड़ता हूँ, पर आपको मुझे इसके बदले में कुछ देना होगा। क्या कहा? हमें कुछ देना होगा? क्या क्या चाहिए तुम्हें? देखिए सरपंच जी, आपके यहाँ के कुत्ते बहुत खूंखार और तेज हैं, इन्हें पकड़ने के लिए मुझे खूब मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप मुझे 5,000 रुपये दे दें तो ये काम जल्द हो जाएगा। लेकिन अगर हम तुम्हें पैसे ना दें तो फिर कुछ दिन और रहिए इन कुत्तों के बीच। अच्छा तो ठीक है, मैं कल सुबह तुम्हें पैसे दे दूंगा, लेकिन तुम्हें कल ही कुत्ते पकड़ने होंगे। अगले दिन सुबह ही सरपंच चंपक के पास आ गया। आइए आइए सरपंच जी, पैसे लाए हैं ना? हाँ लाया हूँ, लेकिन देगा कोई और ही।
अरे कोई भी दे, मुझे तो बस पैसों से मतलब है। तभी चंपक का अफसर वहाँ आ गया और उसने चंपक की खूब डांट लगाई। चंपक, ये लालच में पड़कर तुमने जो काम किया है, इसके लिए मैं तुम्हें नौकरी से निकाल सकता हूँ। हमें एक और आदमी मिल गया है जो कुत्ते पकड़ने में तुमसे भी ज्यादा तेज है। साहब मुझे माफ कर दीजिए, मैं आइंदा कभी रिश्वत नहीं मांगूंगा। और चंपक ईमानदारी से अपने काम करने में लग गया।